हेलो ऑल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं, जैसे हम पिछले एक्ट में देखा था। तो ये एक्ट है एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 13 सितंबर 2005 को। और ये इम्प्लीमेंट मतलब कब इन फोर्स में आया, तो 26 अक्टूबर 2006 में। इस ऑफेंसेस के नेचर क्या होते हैं, मतलब किस तरीके का ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं, बिना वारंट के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, और नॉन बेलेबल, मतलब इसमें बेल नहीं मिलेगी। इस एक्ट के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 37 सेक्शंस हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस वाले एक्ट के बारे में मैं बताऊं तो क्या है कि आर्टिकल 15 जो बोलता है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन मना करता है, किसी भी रिलेटेड टू प्लेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और भी 2-3 इसमें ग्राउंड्स होते हैं। तो उसमें कैसा रहता है कि किसी भी तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माने जाते हैं, मतलब उनको थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो उनके लिए कैसा है कि उसी आर्टिकल में आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 3 बोलता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये वाला एक्ट स्पेशली फॉर वुमेन है। और इसका अल्टरनेटिव लॉ रहता है जो है 498 ऑफ आईपीसी। और इसकी एबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ पे वुमेन, केवल वुमेन, ओनली वुमेन कैन अग्री पर्सन एंड कैन फाइल कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। तो हम सेक्शन 98 ए ऑफ आईपीसी भी देख लेते हैं कि क्या बोलता है। एक मिनट। तो 498 में क्रुएल्टी के बारे में बताया हुआ है। क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड ऑफ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, मतलब क्रुएल्टी या तो हस्बैंड की तरफ से या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। So whoever being husband or a relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years। 3 years तक का उसमें पनिशमेंट मिल जाती है। और फाइन भी, एंड shall also be liable for fine, मतलब फाइन भी आपको दिया जाता है। अब फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मीन भी बताया हुआ सेक्शन में, इफ एनी विलफुल कंडक्ट विच इज सब्जेक्ट टू द नेचर इज लाइकली टू ड्राइव वुमेन टू कमिट सुसाइड, या तो उसको सुसाइड करने के लिए आप मजबूर कर देंगे, या ग्रेव इंजरी, जैसे कि डेंजर ऑफ की लाइफ, लिम, हेल्थ के लिए हो, वो फिजिकल या मेंटल दोनों तरीके की इसमें इंक्लूड की जाती है। फिर हैरेसमेंट ऑफ अ वुमन वेयर सच हैरेसमेंट इज अ व्यू ऑफ कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी, और ऑन फेलियर बाय हर और पर्सन रिलेटेड टू मीट सच डिमांड। तो एक तरीके से ये किसी भी तरीके का फिजिकल या मेंटल तरीके से उसको कोई भी हार्म पहुंचाना अपनी डॉरी की डिमांड के लिए, या फिर, तो अल्टरनेट होता है ये दोनों, मतलब या तो आप इसमें भी कर सकते हैं कंप्लेंट 498 ऑफ आईपीसी, या फिर ये एक्ट भी आपके लिए है। फिर बेसिक हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसका सेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं प्रीएम्बल। An act to provide effective protection of the right of women guaranteed under the Constitution, who are the victim of the violence of any kind occurring within the family and matters connected therewith and incidental thereto, and be enacted by the Parliament in the 56th year of Republic India as follows। तो अब हम चैप्टर 1 में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी में सबसे पहले है सेक्शन 1, तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट।
तो द एक्ट में बी कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसका नाम हो गया। एक्सटेंड ये वोल इंडिया में एप्लीकेबल है एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो मैंने आपको डेट तो पहले ही बता दी है, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। तो ये कब आया था? 26 अक्टूबर 2006 को आया था, याद रखिएगा। फिर सेकंड सेक्शन में, सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एग्रीड पर्सन। तो एग्रीड पर्सन में क्या होगा? एनी वुमेन, सिर्फ वुमेन है, मैंने आपको पहले ही बताया। इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद रिस्पोंडेंट सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। तो जो भी वुमेन है किसी भी डोमेस्टिक रिलेशन में है रिस्पोंडेंट के साथ, और उसके साथ कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है रिस्पोंडेंट की तरफ से, बाय द रिस्पोंडेंट दिया हुआ है। चाइल्ड, चाइल्ड कौन है? तो चाइल्ड जो यहाँ पे बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, किसी भी तरीके का चाइल्ड हो, अडॉप्टेड हो, स्टेप हो या फॉस्टर चाइल्ड हो। फिर कंपनसेशन ऑर्डर का मीन्स है ऑर्डर जो भी ग्रांट हुए सेक्शन 22 में। कस्टडी ऑर्डर जो है सेक्शन 21 में दिया हुआ है। तो ये सब जो उसके बाद में डिफाइंड रहेंगे वो सेक्शन पे आएंगे जब तो हम पढ़ेंगे ही। और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेन। जो कंप्लेन रिसीव होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस की एक रिपोर्ट बनती है, उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि अग्रीड पर्सन की कंप्लेन के बाद बनाई जाती है। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये डोमेस्टिक ये प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाता है मेरे हिसाब से, इस वाले एक्ट में दिए हुए आएंगे, हम पढ़ेंगे। फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कैसा क्या बताना चाहता है कि किसी भी तरीके से दो पर्सन या तो रहे हो या रह रहे हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में टुगेदर एज अ शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब एक साथ रह रहे हो और उनका रिलेशन हो कंसेग्युनिटी, मतलब कैसा है कि जो किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब मैरिज से रिलेटेड नहीं है इसमें, आपके भाई बहन सब तरीके जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो कंसेग्युनिटी का मीनिंग आपको अगर पता करना हो तो ये मुस्लिम में मिल जाएगा, मुस्लिम लॉ में, मतलब ये कंसेग्युनिटी एक टर्म है। इसका मतलब रहता है कि जो एक तरीके से एक तरीके से भाई बहन होंगे, अगर वो है नहीं लेकिन फिर भी अगर उनकी मदर ने उनको सेम तरीके से फीडिंग की हुई है तो वही कंसेग्युनिटी कहलाता है। मैरिज या रिलेशनशिप सच नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन, फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में सारे रिलेशनशिप आते हैं, चाहे वो कंसेग्युनिटी हो, मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, एडॉप्शन हो, किसी भी तरीके से बस वो साथ में रहे हो किसी भी शेयर हाउस होल्ड में। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि लिव इन में भी कोई रह रहा है तो वो भी ये एक्ट का बेनिफिट ले सकता है। और जरूरी नहीं है कि शादी होने के बाद, अगर शादी होने के पहले भी अगर किसी फैमिली में कुछ रिलेशनशिप, मतलब फैमिली में रिलेशनशिप से मतलब है कि कहीं भी जो शादी होने के पहले भी अगर घर में लड़ाई झगड़े से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उस एक्ट का बेनिफिट को ले सकती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग यही है जो सेक्शन 3 में बताया हुआ है। सेक्शन 3 हम आगे आके पढ़ेंगे। डॉरी का मतलब है डॉरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 2 में बताया हुआ है। तो डॉरी की डेफिनेशन हमेशा डॉरी प्रोविजन एक्ट में दी हुई है, जो 1961 का एक्ट है, उस एक्ट को भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिर मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट का मीनिंग यहाँ पे यही है, जहाँ पे जेएमएफसी हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो वो जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है जिसके पास जुरिडिक्शन हो। और वहां पे जहाँ पे एग्रीड पर्सन डिसाइड करती है, या तो टेम्पररी या अदरवाइज, या फिर रिस्पॉन्डेंट डिसाइड करता है। और जहाँ पे या तो वायलेंस हुई है, मतलब तीन जगह के मैजिस्ट्रेटों को यहाँ पे ही मैजिस्ट्रेट माना जाएगा, या तो जहाँ पे एग्रीड वुमेन रह रही है, या जहाँ पे रेस्पोंडेंट रह रहा है, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। फिर मेडिकल फैसिलिटी, तो मेडिकल फैसिलिटी का सच फैसिलिटीज एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने जिस पर्पस इस एक्ट के लिए जो भी बनाई है तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज बोलेंगे। मॉनेटरी रिलीफ, a magistrate may order the respondent to pay to the agreed person during any stage during hearing or application seeking for any relief under this act to meet medical expenses incurred and loss suffered by the agreed person as a result of domestic violence। तो बस मैजिस्ट्रेट किसी भी तरीके का ऑर्डर दे सकते हैं एग्रीड पर्सन के लिए कि उनको एग्री, मतलब रेस्पोंडेंट को, एग्रीड पर्सन को किसी भी तरीके का मॉनेटरी रिलीफ देना पड़ेगा किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग की, या तो पहले, बाद में, बीच में,
फिर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब है नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, और नोटिफाइड का मतलब ऐसे ही लिया जाएगा एज कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। प्रिस्क्राइब्ड का मीन्स है रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। तो तो आप बस ये याद रखिएगा कि एम में क्या है, के में क्या है। जैसे प्रिस्क्राइब्ड एम में दिया हुआ है, नोटिफिकेशन एल में दी हुई है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर मीन्स अपॉइंटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। सबसेक्शन 1 में, मतलब सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में जो ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। और प्रोटेक्शन ऑर्डर जो ऑर्डर दिए जाते हैं सेक्शन 18 में, रेसिडेंस ऑर्डर दिए जाते हैं सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 में। रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कोई भी एडल्ट मेल पर्सन होगा हु हैज or been in a domestic relationship with a agreed person and against whom the agreed person is sought relief under this act। तो एडल्ट पर्सन कोई भी होगा जिसमें रेस्पोंडेंट का होगा, एडल्ट पर्सन होगा, एडल्ट मेल पर्सन, जो या तो पहले हु हैज, हु इज और हैज बीन, मतलब कि पहले या तो या अभी भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है एग्रीड पर्सन के साथ, एंड अगेंस्ट वूम द एग्रीड पर्सन, मतलब जिसने एग्रीड पर्सन जो वुमेन है, मतलब उसने कोई भी रिलीफ मांगा है जिसके अगेंस्ट, तो वो ये यहाँ पे होगा। Provided that the aggrieved wife or female living in a relationship in the nature of marriage may also file a complaint related to husband and male partner। मतलब अब इसमें क्या है कि जहां हमने ऊपर बता दिया कि मेल पर्सन बस होगा, मेल पर्सन होने से जरूरी नहीं है, अगर कोई वुमेन है, अगर वो उसके घर वालों से भी परेशान है तो भी वो इस एक्ट में कंप्लेन कर सकती है। तो वाइफ और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जैसे वो अपनी सास के अगेंस्ट कर सकती है, अपने ससुर के अगेंस्ट कर सकती है, या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव हुआ, हस्बैंड की सिस्टर हुई, मतलब हस्बैंड की बहन, हस्बैंड का ब्रदर, किसी के अगेंस्ट भी कर सकती है कंप्लेन। या हस्बैंड के और भी रिलेटिव्स हैं जो सेम हाउस होल्ड में रहते हैं और जो उस को परेशान करते हैं। फिर सर्विस प्रोवाइडर का सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है। तो ये सब चीजें आगे आएंगी जब हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर डेफिनेशन क्लॉज में भी इनके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। शेयर हाउस होल्ड क्या है? अब शेयर हाउस होल्ड वेयर, हाउस होल्ड मतलब वेयर द पर्सन एग्रीड विद और एनी स्टेज लिव डोमेस्टिक रिलेशनशिप, या तो सिंगली और अलोन विद द रिस्पोंडेंट, या तो मतलब वो रिस्पोंडेंट के साथ केवल अकेले रह रही थी, और या फिर साथ में रह रही थी, आइदर सिंगली और अलोंग विद द रिस्पोंडेंट, एंड इंक्लूड हाउस होल्ड whether owned or tenanted either jointly by the agreed person and respondent। मतलब इसमें कैसा है कि वो किराए से रह रही थी या उसका खुद का घर है जो रिस्पोंडेंट है, या रिस्पोंडेंट ने भी किराए से लिया हुआ है और उसने भी किराए से लिया हुआ है, किसी भी तरीके से कैसे भी हाउस होल्ड होना चाहिए। और टेनेंटेड आइदर ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आइदर एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट और बोथ जॉइंटली और सिंगली हैव एनी राइट। मतलब किसी का भी उस वाले घर में कुछ भी राइट है, या तो रिस्पोंडेंट का या तो एग्रीड पर्सन का टाइटल है, इंटरेस्ट है और इक्विटी है, इंक्लूड्स हाउस होल्ड ऑफ एनी विच मे बिलोंग्स टू द जॉइंट फैमिली विद द रिस्पोंडेंट इज अ मेंबर। अब इसमें इर्रिस्पेक्टिव लिखा हुआ है, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिस्पोंडेंट और एग्रीड पर्सन हैज एनी राइट और इंटरेस्ट इन द हाउस होल्ड। मतलब कैसा है कि शेयर हाउस होल्ड जैसे उन्होंने किराए पे भी लिया हो, तो इससे ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रिस्पोंडेंट और एग्रीड पर्सन का उस वाले हाउस होल्ड में कुछ राइट है, टाइटल या इंटरेस्ट है या नहीं है। बस वहां पे वो लोग साथ में रह रहे थे, और उस हाउस होल्ड में वो दोनों या तो साथ में रह रहे थे सिंगली या फिर किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो ये हाउस होल्ड माना जाएगा। फिर शेल्टर होम मीन्स एनी होम एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शेल्टर होम फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने होम बनाए होंगे, नोटिफाई किया होगा, वो ये एक्ट कहलाएंगे। अब नाउ चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस। अब चैप्टर 2 में भी डेफिनेशन दी हुई, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस वाले चैप्टर 2 में सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी हुई कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा। तो इसमें देखिए, एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन, कंडक्ट
ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो इन सब तीनों तरीके से वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा। अगर उससे क्या होगा, सबसे पहले हार्म होगा, इंजरी होगी या लाइफ को डेंजर होगा, हेल्थ को होगा, सेफ्टी को होगा, लेम को होगा, किसी भी तरीके का, वेदर मेंटल और फिजिकल, एग्रीड पर्सन वी टेंड and do include the physical abuse, whether uh, includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, economic abuse और इमोशनल अब्यूज। तो किसी भी तरीके का एक तरीके से उसको अब्यूज होगा तो इस वाली डेफिनेशन में आ जाएगा। या फिर हैरेसमेंट होगी, हैरेसेस, हार्म, इंजर्स, endangers life of agreed person with a view to coerce her or any person related to her to meet unlawful demand for dowry or other valuable security। मतलब वही है कि या तो आप हैरेस करते हो उसको, अब हैरेस करते हो आप किस चीज के लिए, हार्म करते हो, इंजर करने के, इंजरी देते हो किसी भी चीज के लिए कि आपको अनलॉफुल डॉरी मिल सके या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी मिल सके। सिर्फ उसको ही नहीं, या फिर जो पर्सन उसके जो भी रिलेटेड है, मतलब जैसे कैसा है कि उसके फादर को भी या उसको परेशान करते हो या उसके और उसके बच्चे को परेशान करते हो तो भी इस वाले ऑफेंस में आप आ जाओगे। और हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू कंडक्ट मेंशन क्लॉज ए एंड बी। अब ए एंड बी में जो भी है, अगर उनके रिलेटेड आपको धमकी भी देते हो, या तो एग्रीड पर्सन को या उसके जो भी रिलेटेड है, जो भी उससे रिलेटेड, मैंने आपको बताया कि उसके फादर है, उसका बच्चा है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। फिर इंजरीज causes harm whether physical and mental to the agreed person। और जो भी अदर इंजरीज हैं, जो भी आप मेंटल फिजिकल को भी हार्म दे रहे हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अब जो हमने ऊपर पढ़े थे कि कितने तरीके के अब्यूज होते हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, तो अब इसमें हम एक एक करके अब्यूज पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने फिजिकल अब्यूज देखा था, सेक्सुअल अब्यूज देखा था, वर्बल इमोशनल अब्यूज देखा था, रिपीटेड थ्रेट्स देखे थे और इकोनॉमिक अब्यूज देखा था। तो अभी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो अब हम एक एक करके अब इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज में कैसा है कि किसी भी तरीके की बॉडीली पेन देना, हार्म देना, डेंजर कर देना उसकी लाइफ को, लिम को, हेल्थ को, और इम्पेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट, मतलब किसी भी तरीके का उसका जो विकास होता है, शारीरिक विकास रोक देना। और इन उसमें किसी भी तरीके का असॉल्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है और क्रिमिनल फोर्स है ये करना। सेक्सुअल अब्यूज में सेक्सुअल नेचर के कोई भी अब्यूज, जैसे उसको किसी भी तरीके का ह्यूमिलेशन देना, डिग्रेड करना और तो उसकी डिग्निटी को कम करना, मतलब उसको एक तरीके से उसकी रेपुटेशन को डाउन करना। फिर वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। तो वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज में क्या है, इंसल्ट है, रिडिक्यूल है, ह्यूमिलेशन है और उसकी बार बार इंसल्ट करना वही दोबारा से, और स्पेशली किस रिगार्ड में, या तो उसके पास या तो उसके बच्चे नहीं हो रहे, मतलब तो या तो हैविंग रिगार्ड नोट, नॉट हैविंग चाइल्ड और नॉट हैविंग मेल चाइल्ड, या तो उसका वो बच्चे ना होने के कारण या तो फिर मेल चाइल्ड ना होने के कारण। तो ये आ जाएगा आपके वर्बल एंड इकोनॉमिक, सॉरी वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में। फिर रिपीटेड थ्रेट्स। तो रिपीटेड थ्रेट्स क्या होते हैं, टू कॉज एनी फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन वूम एग्रीड इज इंटरेस्टेड, मतलब जो भी उससे इंटरेस्टेड है, मतलब उनको बार बार आप धमकी दे रहे हो, फिजिकल पेन दे रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो उसका बच्चा हुआ या उसके पेरेंट्स हुए, तो भी वो इसमें आ जाएगा वर्बल अब्यूज में, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज में। अब इकोनॉमिक अब्यूज। अब इकोनॉमिक अब्यूज में क्या है कि आप उसके डेप्राइवेशन, मतलब उसको वंचित कर रहे हो किसी भी तरीके के उसके इकोनॉमिक या फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, जो कि एग्रीड पर्सन एंटाइटल है, मतलब उसको मिलना चाहिए अंडर लॉ और कस्टम, वेदर पेबल अंडर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या तो कोर्ट के ऑर्डर से उसको मिलना चाहिए या तो अदरवाइज भी उसको मिलना चाहिए, एग्रीड पर्सन रिक्वायर्ड आउट ऑफ नेसेसरी। और ये चीजें मैंने देखिए स्पेशली मार्क किया हुआ है कि ये चीजें जरूरी नहीं है, बट नॉट लिमिटेड टू हाउस होल्ड नेसेसिटीज, हाउस होल्ड नेसेसिटीज से जरूरी नहीं है इसका मतलब। और एग्रीड पर्सन और चिल्ड्रन, मतलब सिर्फ इससे रिलेटेड बस जरूरी नहीं है, और
उसमें क्या-क्या इंक्लूड और भी हो सकता है, देखिए स्त्रीधन प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो भी गहने हैं, उसके जेवर है वो, फिर जॉइंटली या सेपरेटली ओन्ड जो भी उसने किया हुआ है एग्रीड पर्सन ने, और पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू द शेयर्ड हाउसहोल्ड एंड मेंटेनेंस, मतलब जहाँ वो रहती है वहाँ उसके जो भी आपको किराया वगैरह देना होता है वो, हाउसहोल्ड या मेंटेनेंस, तो वो सब इसी में कवर हो जाएगा। फिर डिस्पोजल ऑफ हाउसहोल्ड इफेक्ट्स, एनी एलाइनेशन ऑफ एसेट्स, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसको आप जबरदस्ती कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हो। एलाइनेशन मतलब ट्रांसफर हो जाएगा इसका मतलब, अगर आपको एलाइनेशन वर्ड याद नहीं रहे तो ट्रांसफर आप याद रखिए। कोई भी प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड and like other properties which agreed person has interest or entitled to use by virtue of domestic relationship, मतलब जो एग्रीड का पर्सन का राइट है जिसने भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो यूज करने का, और विच रीजनेबली रिक्वायर्ड बाय द एग्रीड पर्सन और हर चिल्ड्रन, और उसकी मतलब या तो उसको जरूरत है उस चीजों की या उसके जो बच्चे हैं उनको, और उसका स्त्रीधन, और कोई भी अदर प्रॉपर्टी या तो वो ज्वाइंटली या तो सेपरेटली उसके ऊपर हेल्ड की हुई है, मतलब उसको दी गई है, या तो उसको ज्वाइंटली दी गई हुई है मैरिज रिलेशनशिप में, या उसने सेपरेटली ओन की हुई है, मतलब खुद उसके पास वो प्रॉपर्टी है। फिर या तो प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं आप किसी भी तरीके कंटिन्यू एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच एग्रीड पर्सन एंटाइटल्ड टू यूज और एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एक्सेस शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब कैसा है कि घर में कुछ भी चीज है तो आप उसको एक तरीके से प्रोहिबिट कर रहे हो, रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, प्रतिबंध लगा देते हो आप किसी भी तरीके का कि वो उस चीज को यूज नहीं कर पाएगी, जो कि उसका हक है उस घर में एंजॉय करने का, तो भी ऑफेंस हो जाएगा। और अब देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो भी एक्ट, ओमिशन या कमीशन जो मैंने बताया कंडक्ट है रिस्पोंडेंट का, वो डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं, इसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस देख के ही पता करना पड़ेगा, मतलब कंसिडरेशन ओवरऑल फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देख के ही पता चलेगा कि वो, या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे, हमने इसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है। ओके, थैंक यू।